जय हिंद प्यारे बच्चों। आज पुनः मैं आजमगढ़ की धरती से जीवन ज्योति क्लासेस से आपके बीच लाइव हूँ। क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 2 के साथ लेसन नंबर 1 की। अगर पहली वीडियो आपको पसंद, बहुत सारा प्रेम मिला, तो आज मैं पार्ट 2 के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में भी आपको समझाने में मैं सफल रहूंगा। अब तक मैं इससे पहले जो बात किया था वो सारी चीजें आपने समझ लिया है पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम लोग वहीं से बहुत ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आपको हम वहीं से लेकर चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। देखिए, आपकी बात हुई थी कि बहुल आवेशों के बीच बल व अध्यारोपण का सिद्धांत। यह बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, आप इसके बारे में जानते हैं। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, देखिए यहाँ आवेश Q2 है, यहाँ आवेश Q1 है, इनके बीच की दूरी आपका क्या है, R है। तो आप कूलाम का नियम जानते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की यह जो दूरी होती है उसकी वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह आप जानते हैं, यह प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं कूलाम के नियम में तो K हो जाता है। तो यह बराबर के 1 बट्टा आपको K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, या फिर उससे K का मान होता 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और K का ही मान आपको बताया गया था 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। फिर उसके बाद अगर इससे आगे की बात बढ़ो तो वहां एप्सिलॉन 0 का मान भी निकाला गया था। क्या निकाला गया था, 8.85 गुणे 10 की पावर -12। फिर एप्सिलॉन 0 का भी सूत्र निकाला गया था। अगर इतनी सारी चीजें आपको पता हो गई हो तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, जैसे Q1, देखिए Q2 Q1 Q3 और यहां से Qn, तो उन पर लगने वाले उनमें से, तो क्या कहता है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग लगे बलों के वेक्टरों के योग के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो जरा अलग अलग बल देख लेते हैं। अगर मैं इस बल की बात करूं तो यहां से अलग अलग बल, अगर F12 देख लिया जाए, वेक्टर F12, तो देखिए ये आपका 1 2, तो इनके बीच की दूरी, तो F बराबर आप फार्मूला क्या जानते हैं, जानते भी होंगे, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या होगा Q1, क्या होगा Q1, और क्या होगा Q2 बटा क्या होगा R स्क्वायर, क्या होगा R स्क्वायर। R स्क्वायर के जवाब कितना होगा 1 2, और इसके बाद ये जो कैप वाला होता R12 का यूनिट वेक्टर, क्या होता R2 का यूनिट वेक्टर। उसी तरीके से अब आपको बता दूं क्या हो जाए, Q1 और Q3 पर लगने वाला आवेश, तो क्या हो जाएगा, इसको F13, तो यहां से क्या होगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या हो जाएगा Q1 Q3 बटा क्या होगा R13 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या होगा वेक्टर R13 का यूनिट वेक्टर। फिर उसी तरीके से अगर मैं आपका देखिए Q1 से Q2 तक और Q1 से Q3 तक, उसी तरीके से Q1 से Qn तक, किसके बीच की बात करूं,
n तक, तो qn तक की बात करूं तो f1n कितना हो जाए, f1n ये वेक्टर लगाया जाए कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 qn बटा क्या होगा r1n का स्क्वायर इंटू r1n का कैप। इस तरीके से होता। अब परिभाषा के अनुसार आइए क्या कह रहा है अध्यारोपण का सिद्धांत, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टरों के योग के बराबर होता है, यानी कि वेक्टर F बराबर तो क्या हो जाएगा F12 फिर क्या हो जाएगा F13 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा 13 के बाद आप क्या लिखेंगे वेक्टर F1 क्या लिख दिया जाए आपका 1n। अब जब वेक्टर F1 लिख सकते हैं तो इन सबके मान यहां तक अगर आपको पता हो गया हो तो इन्हीं सबके मान उठा के हम यहां पर रखते हैं। अगर इतनी बात नोट हो गई हो तो इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं आगे की तरफ। इतना चीज अगर आपने किया है तो वेक्टर के सिद्धांत को ये नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे लेके चलता हूं। आपको नोट हो गया, ठीक है, आगे बढ़ूं। चलिए अब देखिए, अब उसके बाद F यहां से आपने क्या बताया था F बराबर क्या बताया गया था आपका F बराबर वेक्टर F बराबर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1n क्या हो जाए F1n। तो F बराबर क्या हो जाएगा इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटा क्या होगा r12 का स्क्वायर इंटू वेक्टर r12 का यूनिट वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q3 यहाँ पे q3 लग जाएगा बट्टा में कितना हो जाएगा और r13 का स्क्वायर इंटू r13 का क्या होगा यूनिट वेक्टर प्लस क्या हो जाए डॉट 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 फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 qn बट्टा क्या होगा वेक्टर r1n का स्क्वायर इंटू r1n का यूनिट वेक्टर। तो इसमें से कॉमन क्या हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यदि कॉमन हो जाए तो बचेगा क्या q1 q2 बटा कितना होगा r12 का स्क्वायर इंटू r12 का यूनिट वेक्टर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन सब में से क्या कर जाएगा कॉमन प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर q1 q3 बटा क्या होगा r13 का स्क्वायर और इंटू r13 का यूनिट वेक्टर प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ से यह भी निकल चुका है तो q1 qn बटा कितना यहाँ से थोड़ा से डॉट 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 लिख लिया जाए तो प्लस क्या हो जाएगा q1 qn बटा कितना हो जाए 1 तो r1n का स्क्वायर और फिर उसके बाद r1n का यूनिट वेक्टर। ये हमारा कौन सा फार्मूला बन जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाता है। कौन सा सिद्धांत हो जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाता है। अभी आपको बताया गया क्या बताया गया जरा इसके बारे में समझ लीजिए कि क्या बताया गया। अगर इसमें देखा जाए तो यही कहा गया है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के योग के बराबर इस होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये आपका डेरिवेशन भी समझ में आ गया। अगर आपको इतनी चीजें याद हो गई तो आगे नोट करिए और इसको नोट करने के बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ।
चलिए, अब अगर इतनी चीजें समझ में आ गई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। सबसे आसान भाषा में अगर कोई चीज कहीं पढ़ाई जाएगी तो ये आपको मिलेगी जीवन ज्योति क्लासेस पे। अगर इतनी चीजें आपको पता चल गई हो तो हम लोग आते हैं, थोड़ा से देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र आपका पढ़ना है, या वैद्युत बल रेखाएं। क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं। परिभाषा समझिएगा अगर बड़ी ही आसान भाषा में, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण है। वैद्युत बल रेखा खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण। कैसा कोण है? निष्कोण है, यानी कि निष्कोण का मतलब क्या होगा? निष्कोण। कैसा है? निष्कोण है। कैसा है? खींचा गया हुआ काल्पनिक निष्कोण है, इस जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। क्या होता है? एक स्वतंत्र व एक एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण है। यह वह काल्पनिक निष्कोण है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक घन कोण आवेश चलता है। क्या करता है? एक स्वतंत्र और एकांक घन कोण आवेश चलता है। मतलब मैंने आपको बताया भी था कि अगर स्वतंत्र आवेश की बात हो, यही आवेश की बात कर लिया जाए, थोड़ा से देखिएगा एक बार पुनः से, ये प्लस हो और ये भी क्या हो? प्लस हो, तो ये क्या कर जाएंगे आवेश, क्योंकि ये भी देगा और ये भी देगा और दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएंगे? ये आपके प्रतिकर्षित करते हैं। ये आपकी बात हो, तो ये सभी क्या करते हैं? इसमें प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि ये भी आवेश, सभी आवेश इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है और ये प्रतिकर्षित करते हैं। ये आकर्षित करने की क्षमता नहीं रखते। ये क्या करेंगे? दूर भागने की कोशिश करते हैं। वहीं पर अगर एक आवेश अकेले हो, मान लीजिए माइनस हो, तो ये क्या कर जाएगा आवेश? ये आवेश आपका हमेशा लेने की कोशिश करता है। हमेशा क्या करता है? लेने की कोशिश करता है। जबकि अगर यहीं पे एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, तो ये आवेश क्या करते हैं? देखिएगा, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो ये आवेश हमेशा क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये आवेश हमेशा क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो अब आप कैसे आकर्षित करते हैं इसके बारे में समझिए। हमेशा धन वाला देता है और ऋण वाला क्या करता है? लेता है। और उसके बाद क्या होगा? विपरीत आवेश होंगे तो ये क्या कर जाएंगे? आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बाकी आपकी बात करें, वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक निष्कोण है। देखिए ये कोण बन रहा है कि नहीं? इधर भी बढ़ रहा है और यहाँ भी कोण बढ़ रहा है, यहाँ भी कोण बढ़ रहा है। वह काल्पनिक निष्कोण है जिस पर एक स्वतंत्र वह पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। स्वतंत्र, भाई देखिए ये प्लस वाला आएगा आपका इधर माइनस की तरफ, स्वतंत्र रूप से ही नहीं कि ये देना चाहेगा ये भी देना चाहेगा, नहीं, दोनों अलग अलग। आपने क्या करते हैं? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र रूप से ये कंफर्म हो जाता है कि माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आपका त्यागेगा। ये कंफर्म हो जाता है और जिसको हम एनोड और कैथोड के नाम से जान सकते हैं। धन सिरा को हम एनोड बोलते हैं और ऋण सिरा को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब आपकी बात होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
एक परिभाषा होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका E बराबर क्या होता है, Q बटा यहाँ F बटा Q सफिक्स 0 क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर इसका मात्रक कोई पूछ रहे तो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बल बराबर न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है। बात परिभाषा की होती है विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और तथा परीक्षण आवेश के निष्पत्ति का मतलब ही होता है क्या, अनुपात, क्या होता है अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे फार्मूले पे बहुत सूत्र सवाल लगते हैं। तो समझिएगा क्या होता है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उसके परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से एक बार पढ़िएगा परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F अपान Q सफिक्स 0 होता है, E बराबर F अपान Q सफिक्स 0 होता है, जहां F क्या होता है, बल होता है, बल का मात्रक क्या जानते हैं न्यूटन होता है, Q सफिक्स 0 क्या होता है, आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या जानते हैं कूलाम होता है। तो अब यहां से निकलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अगर मैं आपसे पूछूं तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम, क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आपकी यहीं पे बात होगी कि मूल मात्रक क्या होते हैं, इसके मूल मात्रक क्या होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बस आपको बड़े प्रेम से पढ़ना, कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से थोड़ा सी अगर आपने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर एक पेपर और पेन लेकर एक प्यारा सा नोट्स बना लेते हैं तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर जहां जल्दी बोल लेता हूं वहां वीडियो को पॉज कर लिया करिए, रोक लिया करिए, और देखिए लिखने में अगर कहीं इसमें त्रुटि हुई हो तो उसको मैं बोल दे रहा हूं, अगर ना समझ में आए तो उसको आप मुझसे तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। बकिया मैं आपको एक बार नहीं 5 बार परिभाषाओं को बता रहा हूं। तो चलिए अगर इतनी चीजें हो गई हो तो इसकी तीव्रता का मात्रक देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहां से, देखें सुनिए, अगर मैं इसकी बात करूं वैद्युत क्षेत्र की का, यहां से आप हेडिंग डालें वैद्युत क्षेत्र का मूल मात्रक, तो हम लोग मूल मात्रक क्या निकालते हैं, और जब मूल मात्रक निकालेंगे तो यहां से E बराबर क्या होगा Q अपान F अपान क्या होता है, E बराबर F अपान Q सफिक्स 0 होता है। F किसका मात्रक होता है आप जानते होंगे, बल होता है, और Q क्या होता है, आवेश होता है। तो बल अभी मूल मात्रक नहीं है, और जब मूल मात्रक नहीं है तो इसको देखते हैं। बल बराबर आप फार्मूला क्या जानते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण,
त्वरण, और आवेश बराबर क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। आवेश बराबर क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा। मूल मात्रक आप जानते हैं 7 होता है, ज्वाला 10 ताप। ज्वा फॉर ज्योति तीव्रता, वा फॉर विद्युत धारा, ला फॉर लंबाई, दा फॉर द्रव्यमान, सा फॉर समय, ता फॉर ताप, पा फॉर पदार्थों की मात्रा, और इन सब के हमारे मूल मात्रक होते हैं ज्वाला 10 ताप। 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें से अगर बीमी सूत्र की बात करूं तो केवल और केवल लगभग 4 ही प्रयोग किए जाते हैं। 4 कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं ये भी बता दूं आपको। 4 में सबसे पहला आपकी लंबाई का मात्रक और यल से प्रदर्शित किया जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा यम से प्रदर्शित किया जाएगा, और समय का मात्रक टी से प्रदर्शित किया जाता है, और एम्पियर का मात्रक ए से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन लिखने का क्रम पहले यम को लिखा जाता है, फिर यल को लिखा जाता है, फिर टी को लिखा जाता है, और फिर उसके बाद ए को लिखा जाता है। तो चलिए, द्रव्यमान को किग्रा कहते हैं। त्वरण को क्या कह सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहां से एम्पियर, एम्पियर ही रह जाएगा मूल मात्रक एम्पियर, और यहां से क्या होगा, सेकेंड, सेकेंड 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 की घाते कितनी हो जाएगी, 3। तो क्या कर देंगे यहां से, किग्रा, किग्रा मीटर बटा यहां से क्या होगा, एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड की घाते कितना, 3। तो किग्रा को किससे दर्शाएंगे, यम से, और मीटर को एल से, एम्पियर को ए से, सेकेंड को टी से। 3 घात हो जाएगी, तो जब 3 हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, अगर देखा जाए तो यहां से अगर बात की जाए तो यम यल, और ए की घाते कितना, -1, टी की घाते कितना, -3। यम यल ए की घाते -1 और टी की घाते कितना होती है, माइनस आपका ए की घाते। अब देखेंगे कि ये कहेंगे कि सर जी आप लोग, आपको पहले बताए कि सर जी पहले ए रहेगा और बाद में टी रहेगा। तो हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा सी क्रम में लिख ले रहे हो, वैसे गलत नहीं होगा, लेकिन अगर क्रम में लिख लिया जाए तो अच्छा लगता है और यहाँ पढ़ने में भी आसानी हो जाती है। -1 यम यल की घाते, यम यल और टी की घाते -3, ए की घाते -1 होता है। ये इसका बीमीय सूत्र होता है। अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आपको लेके चलूं थोड़ा से और भी हेडिंग को आगे बढ़ा। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं हेडिंग को आगे बढ़ाता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लीजिए, बिंदु आवेश भी कर लेते हैं और इसके बाद तीव्रता भी निकाल लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं एक बिंदु आवेश यहाँ और एक बिंदु आवेश यहाँ, यहाँ पे क्या हो जाए, Q हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, Q सफिक्स 0 हो जाए, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाए, R हो जाए, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाए, R हो जाए। अगर R हो जाए तो यहाँ पर आपको बता दें, इस बिंदु का नाम O रख लीजिए, इसका नाम P रख लीजिए। यहाँ से कितनी दूरी पर, कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, यहाँ से F, यहाँ से बिंदु P पर क्या निकाल लिया जाए, बिंदु P पर लगने वाले बल, किसका, F, लगने वाले बल F की गणना करना, लगने वाले बल F की गणना करना, लगने वाले बल F की गणना करना। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो, क्यों ये प्लस में और यहाँ से दोनों ही क्या होते हैं, प्लस में, तो समझिएगा थोड़ा सा इसके बारे में कि इसकी परिभाषा क्या होती है इसके बारे में। माना कि प्लस Q आवेश का कूलाम किसी माध्यम में बिंदु O से R दूरी पर, कहां पर, बिंदु P पर रखा है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, और उस पर क्या हो, प्लस Q पर बिंदु आपका प्लस Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो आपका क्या करना होता है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से एक बार समझिएगा, माना प्लस क्यू कूलम आवेश का ऐसा क्षेत्र जिसका मध्य बिंदु O है, O जिसका परावैद्युतांक K है, आवेश प्लस Q आवेश से कितना, आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O से R मीटर की दूरी पर ज्ञात करनी है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर ज्ञात करनी है। तो एक फार्मूला जानते हैं, F बराबर अगर निकालो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। Q1 की जगह पे क्या होगा Q, Q2 की जगह पे Q सफिक्स 0 बटा में क्या होगा R स्क्वायर। आपको यही ना कूलाम का नियम समझाता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब उसके बाद तो वही चीज, ये Q1 ये Q2 और बीच में R स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1। जबकि आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या फार्मूला होता है, कि आप जानते हैं क्या होता है, F अपान Q सफिक्स 0, F अपान Q सफिक्स 0। तो जरा देख लेते हैं, चलिए देख लीजिए। तो क्या होता है कि अगर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q सफिक्स 0 बटा R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या जानते हैं आप लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। अगर इसकी बात की जाए तो F की जगह क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको देख लिया जाता है। F के बारे में देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपकी बात हुई थी E बराबर, आप फार्मूला अभी भी पढ़े हैं, तो F अपान Q सफिक्स 0, F अपान Q सफिक्स 0, F का मान कितना रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K क्या होता, कोई माध्यम में परावैद्युतांक होता है। जबकि अगर निर्वात की बात हो जाएगी तो K का मान कितना कहेंगे, 1 हो जाता है। तो यहां से क्या होगा, Q1 Q सफिक्स 0 बटा R स्क्वायर पूरे के बटा Q सफिक्स 0 हो जाता है। तो अब देखिए ये हर का बटा कहाँ जाएगा, नीचे, यह भी हर का बटा कहाँ जाएगा, नीचे। तो क्या बचेगा, E बराबर, तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q सफिक्स 0 बटा R स्क्वायर, K भी है और Q सफिक्स 0, Q सफिक्स 0 Q सफिक्स 0 से कट जाएगा। और क्या हो जाए, निर्वात में परावैद्युतांक कितना हो जाएगा, K बराबर 1। जब निर्वात में परावैद्युतांक K बराबर 1 हो जाएगा तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K का मान कितना, 1, और यहाँ से Q बटा कितना हो जाएगा, 1 ना करके Q खाली कहिए, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बटा R स्क्वायर। देखिए आपके दिमाग में बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर जी कब कौन सा सूत्र लगेगा, ये हमको पता नहीं चलता। तो मैं आपको बता दूं भैया कब कौन सा सूत्र लगेगा, आप इसके लिए यह जान लीजिए कि जब आप जो भी न्यूमेरिकल लगाएंगे उसके सारे डिटेल्स आप लिख लिया करिए, क्या है क्या क्या दिया और क्या पूछ रहा। इतनी चीजें जब आप लिख लेते हैं और जब इतनी चीजें लिखने के बाद आपको बता दूं कि तब उसके बाद आप जो जो दिया उसको रखिए और उसमें से सूत्र ढूंढिए और तब जाके आप आइएगा सवाल लगाइएगा। और मैं यही करता हूं, अंत में आपको समराइज करूंगा पूरे सूत्र का, और सूत्र कैसे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल से आपसे चर्चा करने वाला हूं। एक भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। जिस तरीके से अगर पोलियो का एक भी बच्चा छूट गया तो हमारा संकल्प टूट गया, उसी तरीके से यदि इस कोचिंग परिवार के साथ एक भी बच्चा न्यूमेरिकल पढ़ना, डेरिवेशन लगाना छोड़ दिया तो हमारा संकल्प क्या हो जाएगा,
टूट जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं आइए और हम लोग एक जीवन ज्योति कोचिंग परिवार को सफल परिवार बनाएं और खुशहाल परिवार बनाएं और अपने माता पिता के सपनों को फिक्र को फक्र में बदलने का काम करें। आपको बता दिया जाए, और या आप कोटेशन जानते हैं कि जो गर्मी में पसीना बहाता है वही इतिहास बदलता है, बाकी जो नहाने के बाद तो लिबास ही लोग बदलते हैं। और लिबास बदल लीजिए, क्रीम पाउडर पॉपो भर लगा लीजिए, लेकिन फिर उसके बाद पता चली कि मामला गोल हो जाए अगर आप गड़बड़ हैं तो। क्योंकि आज के जमाने में हर किसी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे लिखेंगे तभी कुछ करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आ गई हो तो फिर हम लेके चलते हैं अगली टॉपिक पर। आपको अगली टॉपिक क्या है देखते हैं। देखिए इसमें का वही थोड़ा से बचा हुआ था, जो डेरिवेशन था, थियोरेटिकल था, उसको लिखने की बात हुई थी तो ये लिख दिया गया था। तब माना प्लस क्यू आवेश एक ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लिखने के बाद फिर आप डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने के बाद तब थोड़ा सा मुझे डेरिवेशन नीचे करना चाहिए था लेकिन मैंने ऊपर ही कर दिया, कोई बात नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, अब यही चीज जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमीय सूत्र आपने निकाल लिया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो आगे देखते हैं। अगर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकाल लिया और विमीय सूत्र निकाल लिया तो आपको हम लोग क्या करते हैं, ये अब आपके पास होगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव प्लस क्यू कूलम आवेश से बना जिसके कारण अल्प दूरी 2L है। उनमें मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक अक्षीय स्थिति में बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए अगर आपकी बात करें तो अब आप परिभाषा क्या जानेंगे, यहाँ से अगर आपकी बात की जाए वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या थोड़ा सा सुनिए, अगर मैं वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पूछ लूं आपसे तो क्या होती है परिभाषा? परिभाषा यह होती है किसी एक आवेश या तो माइनस आवेश ले लीजिए या तो प्लस आवेश। तो क्या लिखेंगे, किसी एक आवेश चाहे माइनस ले लीजिए चाहे प्लस, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, तथा क्या होता है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, किसकी अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव को किससे प्रदर्शित किया जाता? P से प्रदर्शित किया जाता। कितने से? P से प्रदर्शित किया जाता। परिभाषा किसी एक आवेश, तो आवेश एक Q ले लीजिए, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी हो जाएगी, 2L के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं 2QL।
P बराबर क्या हो जाता है 2QL। फिर से समझिएगा ये क्या होता है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसका मात्रक क्या जानेंगे, मात्रक क्या जानते हैं थोड़ा सा जानिएगा। P बराबर क्या होगा, मात्रक आवेश, आवेश का मात्रक यहां से मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम, कूलाम और इंटू मीटर, क्या होगा कूलाम इंटू मीटर। अगर कूलाम को यहीं से बीमा इसकी क्या होगी, बीमा की बात कर दूं तो कूलाम को क्या लिख सकते हैं एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड और इंटू क्या होगा मीटर। तो एम्पियर पहले हम लोग जानते हैं किसको लिखेंगे, यल को लिखेंगे, क्योंकि यम नहीं है तो किसको लिखेंगे यल को लिखेंगे, फिर सेकेंड को टी को लिखेंगे, फिर एम्पियर ए को लिखेंगे। तो क्या होगी इसकी बीमा, इसकी बीमा हो गई यल टी ए, इसकी बीमा क्या हो जाएगी यल टी ए, इसकी बीमा क्या हो जाएगी यल टी ए हो जाती है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये परिभाषा आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यहां से मैं अगर फिगर बना लूं तो फिगर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फिगर ये बन गया, और जब फिगर बनेगा तो थोड़ा से देखिएगा, ये फिगर को छोटा कर देता हूं, यहाँ पे Q Q, ये Q1, ये Q2, ये Q1 और Q2, या फिर उसके बाद आपका प्लस Q और माइनस Q लिख लीजिए। तो ठीक है, तो चलिए इसको अगर मैं कह दूं प्लस Q और माइनस Q, आपका ये माइनस Q, तो फिर उसके बाद क्या होगी थोड़ा सा देखिएगा, प्लस Q और माइनस Q के कारण बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। क्या होगा E1 व E2 है। इसका मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु आपका O है, इसका मध्य बिंदु O है। इससे कितनी दूरी पर आपकी बात होगी, तो यहाँ से ये आपकी होगी R दूरी पर, कितनी दूरी पर R दूरी पर। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से ये R दूरी पर एक बिंदु क्या होगी आपकी, एक R बिंदु पर एक बिंदु क्या हो जाएगी, यहाँ से P हो जाएगा, एक बिंदु P हो जाएगा, और P से इधर क्या होगा आपका और इधर क्या होगा, तो बस इसके बारे में समझ लीजिएगा। इधर आपका क्या होगा E2 हो जाता है और इधर क्या हो जाता है E1 हो जाता है, और इस पर यहाँ से ये दूरी R हो जाती है, और ये सॉरी यल करिए, इस दूरी को आप कितना कह दीजिए यल, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं यल, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना कह दिया जाए आपका, ये भी यल कह दिया जाए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कह दिया जाए, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाए R, ठीक, और बिंदु A हो जाए और बिंदु B हो जाए, क्या हो जाए बिंदु A हो जाए और बिंदु B हो जाए। अगर इतनी चीजें आपको पता हो जाए तो एक समझिएगा वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता के लिए फिगर क्या बनेगा, ये फिगर बना आवेश Q प्लस में, ये आवेश माइनस में, और इनके बीच की दूरी क्या होती है अल्प दूरी L 2L हो जाती है, और यहाँ से R दूरी पर बिंदु O से, देखिए बिंदु O से R दूरी पर एक स्थित बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर इतनी चीजें आपको हो गई हो तो एक चीज आप जानते हैं, अगर हम आपका बिंदु यहाँ से
पीबी की दिशा में तीव्रता निकाले तो इनके बीच की दूरी निकालना है। तो ये पूरी दूरी में से देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी r है, अगर ये दूरी r है, r में से l दूरी घटा ले तो r माइनस l हो जाता है। अगर ये पूरी दूरी यहां तक लेना है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, r प्लस l हो जाएगी, क्योंकि l ये भी और ये भी। तो आपको क्या कह रहा है, माना कि वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश प्लस q व माइनस q के कारण प्लस q व माइनस q के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 व E2 है, E1 व E2 है। बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी कितनी है, आवेश से दूरी r है। बिंदु P से प्रत्येक की दूरी, पहले की आपकी बात करें तो r माइनस कितनी है, l है, दूसरे की कितनी है, r प्लस l है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर बिंदु P पर आपका परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आप जानिएगा E1 बराबर, अगर यहीं से निकालो E1 बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू क्या हो जाए K, फिर उसके बाद क्या होगा Q बट्टा क्या होगा ये, क्योंकि माइनस क्यू पे आप निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, माइनस क्यू पर निकाल रहे हैं, यानी कि क्यू बट्टा क्या होगा, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं होगा। अब इनके बीच की दूरी देखिए यही निकालना है, तो ये पूरी दूरी में से ये दूरी घटा ले, देखिए ये दूरी घटा ले, इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा ले तो ये दूरी हमको पता चल जाती है। तो r माइनस l का होल स्क्वायर, और ये किस दिशा में होगा, अगर मैं बात करूं समीकरण नंबर 1 किस दिशा में होगा, बीपी की दिशा में। किस दिशा में, बीपी की दिशा में। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो बीपी की दिशा में, तो उसी तरीके से E2 बराबर क्या निकालूं, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब देखिए यहां से निकालें, ये किस दिशा में होगी, आपका किस दिशा में होगी, एपी की दिशा में, की दिशा में। अगर इस दूरी को निकालूं तो ये दूरी, ये पूरा यहां से यहां तक, तो ये दूरी देखिए यहां से यहां तक r है और ये प्लस l, तो इसको हम क्या लिखेंगे, r प्लस l, तो q बट्टा r प्लस l लिख लिया जाता है, l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अगर इसकी बात की जाए तो यहां से आप एक चीज जानते हैं, अगर इतनी चीजें पता चल जाती तो E बराबर आप क्या लिखते हैं, E बराबर आप लिखेंगे तो परिणामी तीव्रता की बात होगी तो E1 माइनस E2, परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2, तो यहां लिख देंगे परिणामी तीव्रता, अगर इतनी हो जाए E माइनस E2। अगर ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, तो थोड़ा सा समझिएगा। इनके बीच की दूरी निकालना था तो हमने क्या किया, ये बीपी की दूरी, तो हमने क्या इस पूरी वाली दूरी r में से ये l दूरी घटा लिया, हम अब इसके बीच की दूरी तो r प्लस l जोड़ दिया गया, ये हो गया। अब दोनों समीकरण इनकी परिणामी तीव्रता, एक E1 है और एक है E2, E2 में से E1 को घटा लिया जाएगा, E1 में से E2 को घटाया जाएगा, तो E बराबर E1 माइनस E2। अगर E बराबर E1 माइनस E2 किया जाए, इतनी चीजें आपको पता चल गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सुनिएगा क्या होगा, E बराबर E1 माइनस E2, तो E बराबर आपकी बात होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, फिर क्या होगा Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या कॉमन होगा, Q भी हो जाता है। E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर उसके बाद K इंटू Q भी कॉमन ले लेते हैं। जब Q कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1/R माइनस L और फिर का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा, यहाँ से 1/R प्लस L का होल स्क्वायर।
अगर आपकी बात की जाए तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर और नीचे का नीचे, तो अब आप इसका गुणा कर दें ई बराबर तो क्या होगा आपका क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे, तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल प्लस 2 आर एल। ये पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में माइनस, यहां से फिर यही चीज इसका गुणा होगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल पूरे के बटा क्या हो जाएगा यहां से ए आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो आपका ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपका माइनस का गुणा कर दिया जाए तो क्यू बट्टा कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहां से आपकी बात होगी तो माइनस के अंदर गुणा कर दूं तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस आर स्क्वायर, और फिर उसके बाद इस माइनस का गुणा करूं तो माइनस एल स्क्वायर माइनस 2 आर माइनस माइनस प्लस, ये देखिए माइनस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया 2 आर एल बटा में कितना हो जाएगा यहां से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घाते 2, तो देखिए एल स्क्वायर आपका एल स्क्वायर से आर स्क्वायर से कट जाता है। अब है 2 और 2 कितना होगा 4 आर एल, तो कितना होगा ई बराबर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसका कितना हो जाएगा 4 आर एल बट्टा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, और बढ़ने का मतलब इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और क्यू का कर लिया गया कॉमन, बचा क्या 1/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl इसका होल स्क्वायर खोला गया, इसका अगर गुणा किया जाए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला गया, और बीच में माइनस, माइनस का गुणा कर दूं तो ये माइनस, ये आपका माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, इतनी चीजें हो गई, आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाता है। अब आपकी बात होती है इतनी चीजें आपने कर लिया तो फिर मैं अगर इतना नोट हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा तो रहता है लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा देखिए, आपकी बात हो गई थी ई बराबर क्या निकाल चुके थे आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो कितना हो गया था 4 आर एल 4 क्यू आर एल, अगर इस 4 क्यू आर एल बटा कितना होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस 4rl को हम थोड़ा से बनाते हैं तो E बराबर, एक फार्मूला जानते हैं P बराबर क्या होता है 2ql, तो इस चीज को भी हम बनाते हैं उसी तरीके से, या K लिख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और यहां से क्या होगा 2 कोष्टक में 2ql इंटू आर पूरे के बटा क्या हो जाए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2ql बराबर कितना हो जाता है P हो जाता है, 2ql बराबर P, तो यहां से क्या होगा E बराबर यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और इंटू क्या होगा 2p r बटा क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाए होल स्क्वायर। अगर इसकी बात करूं तो r की तुलना में
यल क्या है, बहुत छोटा है। आर की तुलना में यल क्या है, बहुत छोटा है। तो ई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसके बाद क्या हो जाता है, इस आपका 2pr बटा कितना होगा, आर स्क्वायर ही बच जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि आर की घाते 4। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसके बाद कितना होगा, एक तो आर से आर की घाते 4 होगा, 2pr बटा आर की घाते 4। तो एक तो घात कट जाएगी, तो यहां से ई बराबर अगर निकालूं, ई बराबर तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और फिर उसके बाद क्या होगा के, और यहां से 2p बटा कितना होगा आर क्यू। एक तो ये होता है, एक ये फार्मूला निकल के आता, और एक अगर निर्वात में हो, निर्वात में तो के बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ई का मान कितना निकल के आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसका मान 1 होगा, तो 1 से कोई मतलब नहीं होता है, और 2p बटा कितना होगा आर क्यू। ये किस स्थिति में होगा, अक्षीय स्थिति में होता है। किस स्थिति में होता है, अक्षीय स्थिति में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर ये डेरिवेशन आपको बता दूं, अगर आपका कहीं ना कहीं या तो आप अर्धवार्षिक परीक्षा में या प्री बोर्ड में या फिर उसके बाद मासिक परीक्षा में आपको पूछने को मिल जाएगा, बोर्ड की परीक्षा में, ये कंफर्म है, ये दावा है मेरा। तो यहां से आपका इतनी चीजें आपकी हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर एल बटा कितना होता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस 4q आर एल को हम क्या लिख सकते हैं, 2ql और गुणे में 2 इंटू आर। तो 2ql को हम क्या लिख सकते हैं, p गुणे 2 गुणे आर बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर की तुलना में एल को क्या मान लेते हैं, नगण्य, बहुत छोटा। देखिए फिजिक्स में बिना डेरिवेशन को माने आप लगा नहीं पाते हैं। तो अब आपका क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर जो होता है बहुत बड़ा है, तो यानी कि हटा दिया जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 घात हो जाएगी, तो 2pr, एक तो आर कट जाएगा तो 3 घात बचेगी, 2p बटा आर क्यू। और यहाँ पे निर्वात में k बराबर 1 हो जाता है, जहां पे वायु ना हो तो k का मान 1 हो जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटा आर क्यू हो जाता है। अगर इतनी चीजें आ गई हो तो इस चीज को आप देख लीजिए एक बार। अगर ये डेरिवेशन मेरे द्वारा पढ़ाया गया, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करिएगा और एक सब्सक्राइब बढ़ाने का काम कीजिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों के बीच शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता के सपनों को फिक्र से फक्र में बदलने का काम करिए। तो जय हिंद दोस्तों।